हाँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लैटिन मैगजीन देखेंगे। कल शुरू किया था लैटिन मैगजीन। अगला मैगजीन है एड इंटरिम। एड इंटरिम, एड इंटरिम का मतलब होता है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम, मीन इन द मीन टाइम का मतलब बीच में, बीच की अवधि में कोई काम चल रहा है और उस काम के दौरान हम कहें कि इन मीन टाइम तुम ये कर लो, ठीक है ना, उसको कहेंगे इन द मीन टाइम। मीन टाइम का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है। अब न्यायालय मुकदमा के फैसले का इंतजार नहीं कर सकता, किसी को कोई रिलीफ देनी है तो न्यायालय क्या करेगा, कोई अंतरिम सहायता दे देगा कि भाई जब तक निर्णय नहीं होता। मान लीजिए कोई महिला है, अपने पति के विरुद्ध या ससुराल वालों के विरुद्ध कोई मुकदमा की है और उसको मुकदमे के खर्चे मिल नहीं रहे, मुकदमे के खर्चे कैसे उठाएगी, इसका कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। न्यायालय से प्रार्थना करती है कि मुझे मुकदमा चलाने के लिए मुकदमा खर्च दिलवाया जाए, जब तक फैसला नहीं होता तब तक मुझे कुछ खर्चे मेरे परिवार वालों से, मेरे ससुराल वालों से या पति से दिलाया जाए। तो ऐसी जो रिलीफ दी जाएगी, इस रिलीफ को कहा जाएगा एड इंटरिम रिलीफ इन द मीन टाइम, मतलब फैसला होने तक के लिए, बीच की अवधि के लिए। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, द कोर्ट awarded एड इंटरिम रिलीफ। awarded को आप ऑर्डर भी कह सकते हैं। द कोर्ट ऑर्डर्ड एड इंटरिम, एड इंटरिम रिलीफ टू द litigant वाइफ, मतलब मुकदमा, लिटिगेंट मतलब मुकदमा करने वाला, जो मुकदमा लड़ रही है, पत्नी को न्यायालय ने अंतरिम सहायता के रूप में, अंतरिम या मीन टाइम, उस बीच की पीरियड की सहायता के लिए आदेश दे दिया। तो ऐसे छोटे जो लैटिन मैगजीन है, कल मैंने बताया था, छोटे लैटिन मैगजीन्स को आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। बड़े लैटिन मैगजीन के वाक्य बनाने थोड़ा मुश्किल होते हैं। उसके लिए जो मैंने कल तरीका बताया है वैसे आप बना सकते हैं, मीनिंग बता के उसका पूरा वैसे ही इंग्लिश मीनिंग उसका लिख दीजिए। दूसरा है एड लिटम। एड लिटम फॉर द शूट, इंग्लिश मीनिंग है इसका फॉर द शूट। एड लिटम मतलब किसी मुकदमे के लिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अवयस्क है, कोई बच्चा है, अवयस्क है या दिमाग से स्वस्थ नहीं है, विकृत चित्त है, लेकिन उसकी तरफ से मुकदमा किया जाना है या उसके विरुद्ध मुकदमा किया गया है, तो न्यायालय उसकी तरफ से या उसके मतलब बिहाफ में जो संरक्षक है, उसका संरक्षक नियुक्त कर सकता है केवल उस मुकदमे के लिए। अगर उस मुकदमे के लिए ही संरक्षक नियुक्त किया गया है, कोई गार्जियन या वाद मित्र नियुक्त किया गया है, तो उसको कहेंगे एड लिटम। द कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन एड लिटम फॉर द माइनर।
फॉर द माइनर मतलब अवयस्क के लिए एक वादार्थ संरक्षक, गार्जियन एड लिटम, इसको कहेंगे वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया कि भाई इस मुकदमे का संचालन इस अवयस्क के बिहाफ में आप करोगे। एड वलोरम, एड वलोरम, ई है यहाँ पे, यू नहीं है, एड वलोरम। एड वलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू मतलब चीज के मूल्य के अनुसार। कई बार एक टैक्स होता है, एड वलोरम ड्यूटी लगाई जाती है। एड वलोरम का मतलब ये है कि भाई जितनी महंगी चीज, जितने का सामान, उसके अनुसार उस पर टैक्स। कई बार सरकारें ऐसा टैक्स भी लगा सकती हैं और ऐसे टैक्स को एड वलोरम ड्यूटी या एड वलोरम टैक्स कहा जाता है। मान लीजिए सरकार ने कहा कि भाई 2000 तक की चीज पर 5%, 4000 तक की चीज पर 6%, 10,000 तक की चीज पर 5%, 8%, 12%, जैसे भी हो। जैसे कि जीएसटी के अलग अलग स्लैब लगे हुए हैं। अभी यहाँ जीएसटी चल रहा है, इंडिया में जीएसटी कानून लगा है, जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के जो भी कलेक्शन होता है, वैसे ही एक एड वलोरम ड्यूटी या टैक्स लगाया जा सकता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, द गवर्नमेंट imposed ad valorem duty on the goods, जो माल है, माल पर एड वलोरम ड्यूटी लगा दी। एड वलोरम मीन्स माल की कीमत के अनुसार, माल की कीमत पर आधारित। अगला एलिबाई, 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 एलिबी भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है एलिबाई। एलिबाई मीन्स द प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर, द प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर। एलिबाई का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है कि भाई ये एक्यूज्ड है, इसने फला जगह पर फला अपराध किया, और वो कहता है मैं उस स्थान पर उस समय था ही नहीं, मैं तो उस समय कलकत्ता में था, फला मीटिंग में था, मैं तो वहां पर जयपुर में क्लास पढ़ा रहा था। तो ये एलिबाई कहा जाता है। एलिबाई मतलब वो तर्क दे रहा है कि घटना के स्थल से वह उस समय कहीं अन्यत्र मौजूद था। तो एक व्यक्ति एक समय पर दो जगहों पर मौजूद नहीं हो सकता, और अगर उसको एलिबाई अगर साबित हो जाती है तो फिर उसके ऊपर वो आरोप नहीं लगेगा, वो दोष मुक्त हो जाएगा। तो कई बार ऐसे होता है कि जब किसी पर आरोप लगाया जाता है तो जिस पर आरोप लगाया जाता है वह अन्यत्र होने का बात करता, अन्यत्र होने की बात करता है कि मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं इस समय तो वहाँ पर था, आप मेरा इस बात का प्रूफ देख लीजिए, मैं वहाँ पर उस होटल में था, मैं वहाँ पर उस फंक्शन में था, मैं वहाँ पर भाषण दे रहा था, या मैं वहाँ पर क्लास अटेंड कर रहा था। ये जो बातें कही जाती हैं इसको एलिबाई कहा जाता है। यूज कर सकते हैं इसका, द पुलिस was not ready to believe alibi put by accused, या alibi given by accused। गिवन बाय एक्यूज, अभियुक्त द्वारा दी गई एलिबाई से पुलिस
अली भाई को विश्वास करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी। एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी एमिकस क्यूरी वाद मित्र या न्यायालय मित्र कहते हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अब ये देखने में लगता है कि क्या न्यायालय का भी कोई मित्र होता है क्या? न्यायालय का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय की मदद करने के लिए नियुक्त करते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी ऐसे मामले में जिसमें न्यायालय को अपनी तरफ से कोई सूचना चाहिए, अपनी तरफ से कोई काम कराना है, तो कुछ वकीलों को, जो सीनियर वकील होते हैं, उनको अमिकस क्यूरी नियुक्त कर देते हैं वो, और उनको ये कहा जाता है कि आप इस मामले में न्यायालय की मदद कीजिए, न्यायालय के सामने तथ्यों को सही सही रखिए, इसकी जांच करिए, इसका विश्लेषण करिए और इसकी रिपोर्ट दीजिए। कई बार ऐसे मामलों में आते हैं, अगर आप लोग समाचार सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, न्यायालय कई बार ऐसे मामलों में, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, चाहे वो मामला विशेष हो, चाहे वो शाहीन बाग प्रकरण हो या और कोई प्रकरण हो, किसी मामले में जिसमें न्यायालय उचित समझे, किसी वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर देते हैं और वो न्यायालय की मदद करते हैं, न्यायालय को चाहिए गई जानकारी, मांगी गई सूचना प्रदान करते हैं, जो जांच या विश्लेषण होना है उसको करते हैं और उससे संबंधित रिपोर्ट देते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, द कोर्ट, अब द कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कर लो, सुप्रीम कोर्ट, आजकल ये बंदर से ज्यादा जा रहे हैं, अपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट, अब किसी का भी नाम लिख दो, एज एमिकस क्यूरी। सुप्रीम कोर्ट में फला एडवोकेट को, जो भी आपको अच्छा लगे उसका नाम लिख दो, एडवोकेट अपॉइंटेड एज एमिकस क्यूरी। एनिमस, एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन, आशय। एनिमस मीन्स इंटेंशन। अब आप लॉ में जब आगे पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, कब्जा, तो कब्जा के लिए दो तत्व चाहिए। सेवनी जैसे विद्वानों ने कहा है कि कब्जा के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक होता है एनिमस डोमिनी और एक होता है एनिमस पॉजिटेंडी। एनिमस पॉजिटेंडी मीन्स उसका कब्जा करने का आशय होना चाहिए, और होता है एनिमस डोमिनी का मतलब उसका भौतिक निमंत्रण होना चाहिए। कोई चीज अकेले में कब्जा नहीं बनती। चिड़िया उड़ रही है आकाश में, उसको कब्जे में लेने के लिए हमको केवल सोचने से वो चिड़िया कब्जे में नहीं आएगी, उसके लिए चिड़िया को मार के तीर गिराना पड़ेगा नीचे, तब उसको पकड़ेंगे, हमारा भौतिक नियंत्रण होगा, और फिर उसको जब हम कब्जा में रखने का आशय रखते हैं तब वो।
तो यहाँ पर एनिमस मतलब इंटेंशन होता है, एनिमस मतलब आशय होता है, हमारा मानसिक तत्व होता है। आप इसको कह सकते हैं एनिमस पॉजिडेंडी। एनिमस पॉजिडेंडी is one of the most essential element of possession। कब्जा के आवश्यक तत्वों में से एक एनिमस पॉजिडेंडी है। दूसरा आप कह सकते हो A wrong act without animus is no offense। क्योंकि अभी कल ही मैंने बताया था एक्टस रियस और ये क्या एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन सिट रिया, जो कहता है कार्य केवल अपराध नहीं होता जब तक कि मानसिक आशय न हो, जब तक दिमाग में गिल्टी भावना न हो। तो आप कह सकते हैं ए रॉन्ग एक्ट, कोई गलत कार्य विदाउट एनिमस, उसको करने का आशय नहीं है तो वह अपराध नहीं है। ये वाक्य बन सकता है। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे हियर द अदर साइड। हियर दी अदर साइड, हियर दी अदर साइड का मतलब है कोई भी शिकायत जब होती है, कोई व्यक्ति कहीं पर किसी फोरम या किसी व्यक्ति के पास लेकर जाता है तो उस व्यक्ति का जो उस शिकायत को, उस विवाद को सुन रहा है, उसका ये कर्तव्य बनता है, प्राकृतिक न्याय की मांग है कि वह दूसरे पक्षकार को सुने। हियर दी अदर साइड मीन्स उस शिकायत को जिसके विरुद्ध किया गया है उसको भी सुने कि उसको क्या कहना है इस शिकायत के बारे में। एक तरफा फैसला नहीं दे सकता, चाहे वो पिता हो बच्चों का, चाहे वो कॉलेज का प्रिंसिपल हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो। यदि कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध शिकायत, किसी तरह का परिवाद, किसी तरह की कंप्लेंट, किसी तरह की रिपोर्ट करता है तो उस अधिकारी या उस पिता या उस गार्जियन या उस प्राचार्य जो भी हो, उसका ये कर्तव्य है कि जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उसको सुने। यही मतलब है इसका हियर द अदर साइड, क्योंकि अगर नहीं सुनेगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा, उसको दूसरे पक्ष का पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई कहे, बच्चा आके कहे कि पापा पापा मुझे इसने मारा, तो आप सीधे तो उसको सजा नहीं दे सकते, पहले पूछोगे तो भाई क्यों मारा, चलो उसको बुलाओ मैं पूछता हूँ क्यों मारा है। हो सकता है उसने काम ऐसा किया हो कि उसको मारना जरूरी हो गया हो, तो इसलिए सुना जाना जरूरी है। हियर दी अदर साइड। अब ये जो नेचुरल लॉ है, जो प्राकृतिक न्याय है, जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण नियम है हियर दी अदर साइड। अगर नहीं सुनेंगे तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का उल्लंघन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आडी ऑल्टरम पार्टेम is one of the basic requirement of natural justice। प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय की वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। क्या है? हियर दी अदर साइड। और भी हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज, ये भी प्राकृतिक न्याय का वो है।
दूसरा ये है हियर दी अदर साइड, दूसरे व्यक्ति को सुनो।